वंदे मातरम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली शहर में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा विषय है वो मार्च महीना 2020 का मार्च महीना है। देखिए, आपको जनवरी और फरवरी का आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ज़्यादा उसमें प्रश्न नहीं, केवल 30 प्रश्न को ही लिया गया है और वैसे करंट अफेयर्स को लिया गया जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बिना मतलब का भीड़ भाड़ नहीं लिया गया था। और इसमें भी मार्च 2020 का जो आपको करंट अफेयर्स जो इसमें हम लिए मात्र 21 प्रश्न को लिए हैं, जो आपको सिलेक्टिव प्रश्न होंगे, बिना मतलब का इसमें भीड़ भाड़ नहीं किया गया। वही प्रश्न लिया गया जो आपको एग्जामिनेशन में, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, कभी आप पढ़ें तो आपको वो उपयोगी साबित हो। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं होता है ना। वही प्रश्न को लिया गया जो आपका काम का हो। अब इसी क्रम में जो पहला प्रश्न है वो हमारा ये है, भुवनेश्वर में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में झारखंड के किस मंत्री ने भाग लिया था? पहला ऑप्शन सत्यानंद भोक्ता, दूसरा ऑप्शन बन्ना गुप्ता, तीसरा ऑप्शन रामेश्वर उरांव, चौथा ऑप्शन आलमगीर आलम। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो रामेश्वर उरांव। ये हमारे रामेश्वर उरांव जी हैं, वो लोहरदगा क्षेत्र से विधायक है। अब थोड़ा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानिए। तो क्षेत्रीय परिषद क्या होता है पहले वो जानिए। भारत में, वर्तमान भारत में आपको 5 क्षेत्रीय परिषद है और इनका गठन आपको 1957 में हो गया था। अब इससे एक प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में आता है, अगर आप ध्यान दिए होंगे कि आपको जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 15 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये प्रश्न भी आता है कि जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उनके आपको अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत सरकार के जो गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि अर्थात आपको जो वर्तमान में अगर इसको देखें तो वर्तमान में हमारे अमित शाह जी इसके पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न, आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ने, कोई भी क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषद, उसमें जो क्षेत्रीय परिषद है उसके जो उपाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो जिस स्टेट में इसका आपको मतलब कि इसका आयोजन होगा उसके जो सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, वही इसके उपाध्यक्ष बनेंगे। तो जैसे ये पिछले साल आपको भुवनेश्वर में हुआ था, तो भुवनेश्वर के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, वो उसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। अगला जो है, आप थोड़ा रामेश्वर उरांव जी के बारे में जान लीजिए। रामेश्वर उरांव जी हमारे वित्त मंत्री हैं, झारखंड से वित्त मंत्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। दूसरा, आपको लोहरदगा क्षेत्र से चुने गए। अगर आपको पूछ दे कि सबसे उम्र दराज आपको कैबिनेट मिनिस्टर कौन है वर्तमान में झारखंड से, तो रामेश्वर उरांव है। अगर आपको पूछ दे कि झारखंड से सबसे धनी विधायक कौन है मतलब कैबिनेट मिनिस्टर में, तो भी हमारे कौन हो जाएंगे? रामेश्वर उरांव जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन 98वां, दूसरा ऑप्शन 91वां, तीसरा ऑप्शन 71वां, चौथा ऑप्शन 52वां। तो ये जो है पहला ऑप्शन आपका 98वां इसका सही उत्तर है। और जानिए आप ईज ऑफ लिविंग सर्वे क्या होता है। तो ईज ऑफ लिविंग सर्वे आपको मूल्यांकन करने का एक उपकरण है, एक साधन है जो आपको जीवन गुणवत्ता के बारे में बताएगा, शहरी विकास जो होता है उसके विभिन्न पहलुओं को बताएगा, उनके विभिन्न गतिविधियों को बताता है। कौन? ईज ऑफ लिविंग सर्वे। और ये जो सर्वे आपको 2019 में आपको केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय जो है वो आपको इसको करवाया था। और इसमें 114 भारत के 114 शहरों को लिया गया था, जिसमें आपको 98वां स्थान आपको किसको मिला? तो आपको रांची को मिला। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहला स्थान मिला था इंदौर को मिला था जो मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान सलेम को मिला था जो तमिलनाडु में, और तीसरा स्थान मदुरई को मिला था जो भी आपको तमिलनाडु में। इसमें आपको रांची का स्थान क्या है? 98वां। मतलब अभी हमको बहुत डेवलपमेंट का जरूरत है ईज ऑफ लिविंग के सर्वे के लिए। आपका अगला प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन 44वां, दूसरा ऑप्शन 54वां, तीसरा ऑप्शन 34वां और चौथा ऑप्शन है 74वां। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 54वां। पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं रांची का स्थान ईज ऑफ लिविंग सर्वे में आपको जो रांची का स्थान दिया गया था वो था आपको 98वां। मतलब उससे 4 कदम पहले, हमसे 4 कदम पहले, रांची जिला से 4 कदम पहले आपको धनबाद है। धनबाद जो जिला है उसके बारे में जानिए। धनबाद का प्राचीन नाम धैनबाद था जो कुड़माली भाषा का एक शब्द है, लेकिन एक आईसीएस ऑफिसर थे मिस्टर लूबी, उनके पहल पर इसका नाम धैनबाद से धनबाद किया गया। यही है धनबाद। और धनबाद की स्थापना 1956 में हुई थी। दूसरी बात, झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो याद रखिएगा उसमें भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धनबाद।
आपका अगला प्रश्न है, इज ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन 5वां, दूसरा ऑप्शन 31वां, तीसरा ऑप्शन 13वां, चौथा ऑप्शन 8वां। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13वां। आपको भारत में कुल अभी केंद्र शासित राज्यों को मिलाएगा तो कुल 36 राज्य हैं। उन 36 राज्यों में ये आपको इज ऑफ लिविंग सर्वे करवाया गया केंद्रीय आपको शहरी आवास मंत्रालय द्वारा, और उस सर्वे में झारखंड का स्थान 13वां आया। और इसमें आपको पहला स्थान मान लीजिए एग्जामिनेशन में पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर हमारा महाराष्ट्र है, और 13वें स्थान पर हमारा झारखंड है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में अगर आपको जिला पूछ दे, झारखंड में पूछ दे तो कौन है? तो झारखंड में आपको जो रांची है उसका स्थान आपको 98वां है, और धनबाद जो है उसका स्थान आपको 54वां, जो पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं। रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। पहला ऑप्शन 3100 रुपया, दूसरा ऑप्शन 3400 रुपया, तीसरा ऑप्शन 3407 रुपया, चौथा ऑप्शन 3500 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो आपको बिल्कुल सही है, 3407 रुपया। 2018 का जो वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर था, उसमें जब गणना किया गया तो उस समय बताया गया था आपको 62,345 रुपया आया था इनकम, और जब 2019 में जब फाइनेंशियल ईयर में जब गणना किया गया तो आया आपको 65,802 रुपया। तो इसके तहत हमारा जो इनकम है, हमारी मतलब कि आमदनी में कितने रुपए की वृद्धि हुई? तो 3407 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में किसी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 दिया गया? पहला ऑप्शन प्रीति गुप्ता, दूसरा ऑप्शन प्रीति मेनन, तीसरा ऑप्शन चामी मुर्मू, चौथा ऑप्शन कविता बहल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे होंगे चामी मुर्मू, इनको ये पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, और तारीख था आपको 8 मार्च का, जिस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और भारत से कुल 15 महिलाओं को इसके लिए चयनित किया गया था, जिनमें हमारी चामी मुर्मू भी थी। एक में मतलब एक स्थान चामी मुर्मू को भी दिया गया। और याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, और भारत के राष्ट्रपति इसमें 2 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हैं। इसमें क्या होता है, तो नारी शक्ति पुरस्कार उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो महिला नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ कार्य करती हैं, और ये रहने वाली है आपको सरायकेला की, जो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, सरायकेला खरसावां, उस जिले की रहने वाली, नाम है इनका चामी मुर्मू। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया ने झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर सालाना पुरस्कार की घोषणा की? पहला ऑप्शन आसुंता लकड़ा, दूसरा ऑप्शन नेहा बोहरा, तीसरा ऑप्शन सुनीता प्रधान, चौथा ऑप्शन प्रीति मुंडा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आसुंता लकड़ा, वो हमारा सही जवाब है। देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला, कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, वो आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत त्याग बलिदान करती हैं, तब यहाँ तक पहुंचती हैं। जैसे अभी आपको ओलंपिक चल रहा है जो टोक्यो में, जापान के टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है, उसमें अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड जो लेके आए नीरज चोपड़ा जी, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, और इंटरव्यू में देखें, उनसे पूछा गया कि आप कैसे इतना मतलब कि इतना अच्छा कंपटीशन देके आप इतना गोल्ड ले आए, भारत के लिए गोल्ड लाए, बहुत बड़ी बात है, एथलेटिक्स में हमारे पास गोल्ड कभी था नहीं। तो उनका कहना था कि इसके लिए हम 2 साल त्याग किए हैं। 2 साल वो आपको जो प्लेटफॉर्म होता है ना, सोशल प्लेटफॉर्म, उससे पूरी तरह से कट के रहे हैं। जल्दी वो फोन तक रिसीव नहीं करते थे, और अपने खेल पर पूरा ध्यान दिए, तब आया है गोल्ड। तो कहने का मतलब है, आप लोग भी बिना त्याग किए बहुत कुछ पाना चाहते, बिना त्याग किए कुछ नहीं मिलता है। इसका बहुत सारा उदाहरण भरा पड़ा है। आपको नीरज चोपड़ा ही नहीं, हमारे यहाँ से आप महेंद्र सिंह धोनी, उनके बारे में आप पिक्चर भी देखे होंगे, उनके बारे में आप जानते भी होंगे। मिल्खा सिंह के बारे में देख लीजिए। बहुत त्याग, बहुत बलिदान के बाद लोग एक अच्छे पोस्ट तक पहुंच पाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बलिदान करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपना सेक्रीफाइस करते हैं, वही लोग आपको गोल्ड लेकर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है, आप खुद तय कीजिए। बिना बलिदान का कुछ मिलने नहीं जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 21 साल के हाथी की मृत्यु हो गई, उस हाथी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन सम्राट, दूसरा ऑप्शन गोलू, तीसरा ऑप्शन राजा, चौथा ऑप्शन भोलू। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सम्राट। सम्राट जो है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही इनका फोटो आपको न्यूज़पेपर्स में आया, उससे पहले भी बहुत बार इनका फोटो जो है छपा करता था। याद रखिएगा, 1998 में सम्राट को आपको चाईबासा के जंगल से लाया गया था, और वर्तमान में इनका उम्र जो था 2020 में 21 साल हो गया था। इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। आपका अगला प्रश्न है, हजारीबाग में खुदाई के दौरान वृत्ताकार दीवार प्राप्त हुई, यह दीवार किस काल की है? पहला ऑप्शन मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन गुप्त काल, तीसरा ऑप्शन बौद्ध काल, चौथा ऑप्शन वैदिक काल। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध काल। ये भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल है हजारीबाग में बहोरनपुर, वहाँ से भगवान बुद्ध का खंडित मूर्ति भी मिला है, आपको माता तारा का भी मूर्ति मिला है, वहाँ से अष्टकमल भी मिला है, मिट्टी के आपको खिलौने भी मिले हैं, मिट्टी के औजार भी मिले हैं, और अभी फिलहाल में ये दीवार भी मिला है। यहाँ
जहाँ पर भगवान बुद्ध का जो भूमि स्पर्श करता हुआ एक मूर्ति मिला था, हाथ से भूमि स्पर्श करते हुए मूर्ति का बहुत इंपॉर्टेंस होता है बौद्ध धर्म में, वो मूर्ति का चोरी भी हो गया था, फिर बाद में वो ढूंढ के उसको लाया गया, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग में कहाँ मिला है? बहोरनपुर। कहाँ मिला है? बहोरनपुर। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी उपराजधानियां दुमका को मिलाकर प्रस्तावित है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 3, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा दुमका को मिलाकर ऑप्शन नंबर 2 4। दुमका को मिलाकर 4 है, जिसमें आपको एक मेदिनीनगर है, दूसरा है चाईबासा और तीसरा है आपको गिरिडीह। ये 3 आपको प्रस्तावित है। आपको दुमका पहले से ही झारखंड की उपराजधानी है। आपका अगला प्रश्न है, जल शक्ति अभियान में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीसरा, आपको चौथा ऑप्शन चौथा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हमारा स्थान दूसरा है। भारत सरकार इसमें जल शक्ति अभियान चलाया था, इसमें जल संरक्षण पर बात हुई, इस पर आपको पौधों को वृक्षारोपण पर बात हुआ, और इसमें झारखंड का स्थान दूसरा स्थान आया, और पहले स्थान पर रह गया आपको दमन और दीव, और दूसरे स्थान पर रह गया हमारा झारखंड, और तीसरे स्थान पर रह गया हमारा पड़ोसी राज्य बिहार। आपका अगला सवाल है, झारखंड के कितने प्रतिशत बच्चों की 5 साल से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है? पहला ऑप्शन 41.9%, दूसरा ऑप्शन 47.8%, तीसरा ऑप्शन आपको 43.9%, चौथा ऑप्शन 42.8%। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका उत्तर हो जाएगा 43.9%। अब आपको एक जनरल लेसेंट रिपोर्ट है, जनरल लेसेंट का ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार इसको बताया गया कि झारखंड में जो 43.9% बच्चों की मृत्यु 5 साल पहले ही हो जाती है। अब देखिए, इसका मुख्य कारण क्या है मृत्यु का? मुख्य कारण मां का कुपोषण हो गया, मां को सही आहार नहीं मिल पाता, उस कारण बच्चे का मृत्यु हो जाता है, या खनन क्षेत्र का वायु प्रदूषण वो होता है। तीसरा कारण आपको पीलिया बताया गया, आपको विभिन्न प्रकार के संक्रमण रोगों को बताया गया, पौष्टिक आहारों की कमी को बताया गया, और ये बताया कौन? जनरल लेसेंट रिपोर्ट 2019। और इसके अनुसार 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मृत्यु होती है? तो 43.9%। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु जन्म लेते ही हो जाती है? पहला ऑप्शन 41.9%, दूसरा ऑप्शन 47.8%, तीसरा ऑप्शन 22.9%, चौथा ऑप्शन 42.8%। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 22.9%। कहने का मतलब है प्रति 1000 में 22.9% जन्म लेते ही मर जाते हैं, और ये आपको जो भारत सरकार का जो आंकड़ा है उससे थोड़ा सा ही कम है, 22%, 22.9%। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान में दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा? पहला ऑप्शन मधुबन, दूसरा ऑप्शन गौतम धारा, तीसरा ऑप्शन सिकिदिरी, चौथा ऑप्शन इटखोरी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है, इटखोरी चतरा में है। इटखोरी से प्रश्न आता है कि माता भद्रकाली का मंदिर कहाँ है? तो इटखोरी चतरा में है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। दूसरा आपको एक प्रश्न है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों का सम्मिलन जो है झारखंड के किस स्थान पर, तीनों का साक्ष्य आपको किस स्थान पर पाया जाता है? वो भी इटखोरी। अब इटखोरी नाम क्यों पड़ा इसको समझिएगा, जब सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, अर्थात भगवान बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पहुंचे थे, तो पीछे से उनकी जो माता थी आपको प्रजापति गौतमी, वो आई और बोली कि पुत्र वापस चलो, लेकिन वो नहीं गए। तब वहां पर वो बोली थी इत खोई, क्या बोले थे? इत खोई, मतलब जहां पर मैंने खो दिया, और यही इत खोई सबसे उस जगह का नाम पड़ गया इटखोरी। वहां पर भगवान बुद्ध का स्तूप भी है, जिसको कहा जाता है, आपको जो सम्राट अशोक जो 84,000 जो स्तूप बनवाए थे उसमें वो भी शामिल है, ध्यान दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, नए विधानसभा में किन की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? आपका पहला ऑप्शन है भगवान बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है रामदयाल मुंडा, आपका चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 देख रहे हैं, ए और बी दोनों, ये सही है। आपको बिरसा मुंडा और भगवान जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं दोनों का आपको मूर्ति लगाया जाएगा। थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानिए। अटल बिहारी वाजपेयी वैसे प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय के लिए आपको प्रधानमंत्री बने थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी अभी तक 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको करंट अफेयर्स हो सकता है, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, कि जो 2015 का जो भारत रत्न दिया गया था वो किनको दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था। अगला जो आपको बिरसा मुंडा जी है, जो हमारे भगवान है, भगवान बिरसा मुंडा, उनको हम लोग धरती आबा करके संबोधित करते हैं। मुंडा विद्रोह के अगुआ कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। उलगुलान के अगुआ कौन थे? तो आपको भगवान बिरसा मुंडा थे। उन्होंने बिरसाइत धर्म का स्थापना किया था, और उनके जन्म दिवस पर ही हम लोग झारखंड में स्थापना दिवस मनाते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, झारखंड में कोरोना की पहली मरीज 2020 में कब मिली थी? पहला ऑप्शन 30 जून, दूसरा ऑप्शन 31 मार्च, तीसरा ऑप्शन 30 अप्रैल, चौथा ऑप्शन 31 जनवरी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 31 मार्च दिन था आपको मंगलवार। मलेशिया से एक औरत आई हुई थी, उन्हीं में पहली बार आपको कोरोना वायरस पाया गया। उसके बाद झारखंड सरकार एक्टिव हुआ और आपको जो जिले हैं झारखंड में, जो 24 जिले हैं, सभी को बंद कर दिया गया। और उसके बाद से हम लोग कोरोना को देख ही रहे हैं, एक लहर, दूसरा लहर, अब सुन रहे हैं तीसरा लहर का भी तैयारी है। तो आप ऐसा कीजिए, अब देखिए कोचिंग संस्थान ये सब बंद नहीं करेगा सरकार, स्कूल कॉलेज बंद नहीं करेगा। अब बस यही बोलेगा कि भाई आप टीका ले लीजिए, और टीका लेने के बाद आप हर जगह आप जा सकते हैं। अब ऐसे भी देख रहे होंगे, ट्रेन में अगर बैठना है तो आपको दिखाना होगा कि आप टीका लिए हैं या नहीं। अब प्लेन में बैठने के लिए आपको सब कुछ मतलब कि चाहिए सारा पेपर। जब तक आप डॉक्यूमेंट आप जमा नहीं करते तब तक आपको वो ना प्लेन में आपको सीट दे रहा है, ना ही आपको ट्रेन में सीट दे रहा है। तो जल्दी से जल्दी अपना टीकाकरण करवाइए, सब कोई करवाइए, और देश को कोरोना मुक्त कीजिए, और हमारा जो भविष्य है उसको उज्जवल करने का एक कामना कीजिए। टीका लीजिएगा तो वही हमारे लिए एक कामना हो जाएगा, हम स्टूडेंट्स के लिए। आपका अगला सवाल है, झारखंड हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई थी? पहला ऑप्शन व्हाट्सएप, दूसरा ऑप्शन फेसबुक, तीसरा ऑप्शन ईमेल, और चौथा ऑप्शन है आपका ट्विटर। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन ईमेल, ये इसका सही जवाब है। आपको उस समय कोरोना फैल भी चुका था, इस कारण से भी आपको झारखंड के हाईकोर्ट में आपको पहली बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि ईमेल के माध्यम से आपको याचिका दायर किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, 2020 में बिरसा जैविक उद्यान में किस हाथी के बच्चे को लाया गया था? यानी कि जिस हाथी के बच्चे को लाया गया था उसका क्या नाम रखा गया? पहला ऑप्शन सम्राट, दूसरा ऑप्शन आनंद, तीसरा ऑप्शन पप्पू, चौथा ऑप्शन गोलू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आनंद उस हाथी का नाम रखा गया था। उसको आनंदपुर के जंगल से लाया गया था, इसलिए उसका नाम आनंद रखा गया था। इसी में आप कुछ देर पहले आपको एक प्रश्न बताए थे कि झारखंड में किस हाथी की मृत्यु 2020 में हो गई थी 21 साल की उम्र में। उस हाथी का नाम आपको सम्राट था, उसको चाईबासा के जंगल से लाया गया था। हाथी हमारा राजकीय पशु भी है, हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु भी है। हाथी जो है वो होता है, वो हमारे जो लोगो में हाथी का जो चिन्ह है वो आपको 24 है, जिसका कलर आपको सफ़ेद है। हमारा जो लोगो बनाया गया, जो आपको 15 अगस्त 2020 से मान्य हुआ, जो झारखंड का लोगो, उसमें हाथी का चिन्ह अगर आपको पूछ दिया जाए, अभी तक तो पूछा नहीं, कोई एग्जाम ही नहीं हुआ तो कहाँ से कोई पूछेगा। अभी जो एग्जाम होगा उसमें अगर आप पूछ दे कि हाथी कितने बने हुए हैं झारखंड के लोगों में, तो याद रखिएगा 24, और 24 का रंग क्या है, कलर क्या है, तो याद रखिएगा उसका रंग है सफ़ेद। हाथी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एलिफास मैक्सिमस। क्या होता है? एलिफास मैक्सिमम। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण सम्मान झारखंड के किस विधायक को मिला? पहला ऑप्शन रघुवर दास, दूसरा ऑप्शन सरयू राय, तीसरा ऑप्शन हेमंत सोरेन, चौथा ऑप्शन बाबूलाल मरांडी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सरयू राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। सरयू राय, जिनको आपको कहा जाता है झारखंड के सबसे ईमानदार छवि के विधायक है, और ये जो है सरयू राय है, इनको ये पर्यावरण संरक्षण सम्मान इसलिए दिया गया, ये दामोदर बचाओ, दामोदर नदी बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कभी हम आपको दामोदर नदी का जब डिटेल देंगे तो वहाँ पर आपको दामोदर बचाओ आंदोलन के बारे में भी हम बता देंगे। सरयू राय एक पुस्तक लिखे जो आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। उनके पुस्तक का नाम है लम्हों की खता। ये कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इनका लिखा हुआ पुस्तक का नाम है लम्हों की खता। और अगला जो पुस्तक आ रहा है, शायद ये आ चुका भी होगा, रहबर की राहजानी। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको सरयू राय। इसके बारे में, इनके बारे में पढ़ के ही आप थोड़ा सा जाइएगा। का अगला प्रश्न है, 2020 में केंद्रीय सरना समिति ने कौन सी वर्षगांठ मनाई? पहला ऑप्शन 50वीं, दूसरा ऑप्शन 21वीं, तीसरा ऑप्शन 52वीं, चौथा ऑप्शन 40वीं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है, 50वीं। आपको केंद्रीय सरना समिति ने आपको कौन सा वर्षगांठ बनाया? तो 50वीं वर्षगांठ बनाया था। और आपसे अगर एग्जामिनेशन में पूछ ले, काहे कि ये जो समिति है, ये संगठन काफ़ी मजबूत है, इसके बारे में पूछ सकता है। केंद्रीय सरना समिति की स्थापना कब हुई? तो 12 मार्च 1970 को हुआ था। एक प्रश्न और ये भी आ सकता है कि केंद्रीय सरना समिति जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक आपको कार्तिक उरांव थे। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय सरना समिति का 2021 में कौन सा वर्षगांठ मनाया गया, तो 2021 में इसका 51वां वर्षगांठ मनाया गया। अब जानिए केंद्रीय सरना समिति का निर्माण क्यों हुआ था। तो केंद्रीय सरना समिति का निर्माण आपको आदिवासी समाज के, जनजातीय समाज का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। उसके भाषा की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। उसके सभ्यता के, उसके रीति रिवाज के सब मतलब कि संरक्षण के लिए केंद्रीय सरना समिति का निर्माण 1970 में 12 मार्च को किया गया था कार्तिक उरांव जी के द्वारा।
आपका अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय में देश के 28 प्रमुख राज्यों की रैंकिंग में झारखंड कितने स्थान पर है? पहला ऑप्शन 50वां, दूसरा ऑप्शन 10वां, तीसरा ऑप्शन 52वां, चौथा ऑप्शन 40वां। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, टेक्निकल टीम थोड़ा सा कुछ गलती कर दी है। याद रखिएगा, इसमें जो स्थान है हमारा वो 25वां स्थान है। 28 राज्यों में हम लोग का रैंकिंग जो आया 25वां आया है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था झारखंड से। हमारे यहाँ SSC GD का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चालू है। आपको जेपीएससी का क्रैश कोर्स चालू है। जेपीएससी का अगर आप झारखंड पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्रैश कोर्स चालू है। और ऐसे भी अगर आप झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो आप जान लीजिए, एक आपको नागपुरी पेपर पढ़ना ही पड़ेगा और दूसरा आपको झारखंड का पढ़ना पड़ेगा। अगर आप झारखंड बेहतरीन तरीका से पढ़ना चाहते हैं, अंदर अंदर का बात जानना चाहते हैं, तो एक बार मेरे क्लास में आइए, हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, एक बार जुड़िए हमसे और उसके बाद आप देखिए आपके जो पढ़ने का जो ढंग है उसको हम पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।